हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे लेसन 10 कर रहे हैं उपनिवेशवाद और देहात, कॉलोनियलिज्म एंड द कंट्री साइड एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्चीवर्स। इसका आज हम पार्ट 6 देखने जा रहे हैं। बेटे कल के पार्ट में हमने पढ़ा था कि किस तरीके से अमेरिका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया और ब्रिटेन ने जो था अपने फैक्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल कॉटन जो था वो इंडिया से लेनी शुरू कर दी थी, जिसके कारण कॉटन के व्यापार में जो थी वो तेज़ी आ गई। और यहाँ पर जो कॉटन के एक्सपोर्टर्स थे वो सोचने लग गए कि फ्यूचर में हम जो है वर्ल्ड मार्केट में छा जाएंगे, और किसानों को भी एडवांस में पैसे मिलने लग गए। लेकिन 1865 में जब अमेरिका में वर्ल्ड सिविल वॉर ख़त्म हो गया तो इंग्लैंड ने फिर से जो थी ब्रिटेन से कॉटन लेनी स्टार्ट कर दी, ठीक है। और जिसके कारण जो था उनके भारत की जो कॉटन थी उसकी डिमांड बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो जिस वजह से किसान जो थे वो बर्बाद होने स्टार्ट हो गए। अब किसानों को तो अपनी नीड चाहिए थी, अपनी आवश्यकताएं पूरी करनी थी, उनको लगान चुकाना था, और भी बहुत सारे रीज़न्स थे जिसके कारण उन्हें उधार की ज़रूरत पड़ती थी। अब वो उधार किससे लेते थे? आपको मैंने बताया था कि उधार जो थे गांव में जो मनी लैंडर्स होते थे, साहूकार महाजन होते थे, उनसे जो थे ये धन उधार लिया करते थे, क्योंकि बैंक्स तो होते नहीं थे। अब जो था किसानों को इन मनी लैंडर्स ने पैसे देने से, उधार देने से मना कर दिया था, तो जिसके कारण किसान जो थे वो बहुत गुस्से में थे। तो महाराष्ट्र के कपास निर्यात में गिरावट आने के बाद ऋणदाताओं ने किसानों को उधार देने से मना कर दिया था। इससे किसान गुस्से में आ गए। अब वे इस बात के लिए क्रुद्ध नहीं थे कि वे उधार के गर्त में धंसते जा रहे हैं, कि बल्कि वो इसलिए गुस्से में थे कि उनको अपनी नीड्स के लिए ऋणदाता पर निर्भर रहना पड़ रहा था, और जो मनी लैंडर था वो उनकी स्थिति पर, उनकी कंडीशन पे बिल्कुल भी दया नहीं खा रहा था और उन्हें पैसे उधार नहीं दे रहा था, ठीक है। आफ्टर द डिक्लाइन इन महाराष्ट्र कॉटन एक्सपोर्टर्स, द मनी लैंडर्स refused to give loans to the farmer, due to which the farmers got angry. They were angry not only for the fact that they were sinking into the pit of credit, or that they were completely dependent on the lender for their living. Rather, they were more angry or at the fact that the money lenders had become so insensitive that they did not show pity for their condition, ठीक। अब 1859 में ना ब्रिटिशर्स ने एक लिमिटेशन लॉ जो था वो पास किया था। अब ये लिमिटेशन लॉ क्या था, इसको बेटे समझो आप, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या था बच्चे कि उस टाइम जो रैयत या पीजेंट्स जो होते थे, रैयत किसानों को बोलते हैं, तो रैयत जो थी जब ये मनी लैंडर से पैसे उधार लेते थे ना, तो मनी लैंडर्स जो थे इन्हें पैसे उधार देते टाइम कोई भी रिसिप्ट नहीं देते थे, और इनसे मतलब मूंजबानी जैसे बात हो जाती थी। तो इससे जो पीजेंट्स जो थे इनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। इन बेचारों का कभी उधार जो था वो चुका ही नहीं पाते थे, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ये मनी लेंडर्स लेते जा रहे थे। तो जिसके कारण फार्मर्स की कंडीशन बड़ी ख़राब हो रही थी। तब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1859 में जो था एक लॉ बनाया था, जिसको लिमिटेशन लॉ कहते हैं। इसमें ये कहा गया था कि जो मनी लेंडर्स हैं पैसे उधार देते टाइम वो एक बॉन्ड जो है वो साइन करवाएंगे पीजेंट से, एक कानूनी दस्तावेज जिसे कहते हैं, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट, लॉ डॉक्यूमेंट जो है वो उससे भरवाएंगे, और उसके ऊपर जो है वो रैयत या किसान जो है उसके ऊपर वो अंगूठा लगाएगा या सिग्नेचर करेगा। और इसमें ये कहा गया था कि जो इसमें प्रिंसिपल अमाउंट होगा, जिसे हम मूलधन कहते हैं, वो इंटरेस्ट जो है वो मूलधन से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अभी मैं आगे बताती हूँ कि एग्जाम्पल के थ्रू कि क्या मतलब था इसका। अभी बस इतना समझो कि जो इंटरेस्ट होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा, और अगर वो ज़्यादा होगा तो वो बॉन्ड जो है वो माना नहीं जाएगा।
और ये बॉन्ड जो था वो 3 साल के लिए जो था वो इम्प्लीमेंट होना था, इसके बाद इसने ख़त्म हो जाना था। तो और उन्होंने ये मतलब किया तो उन्होंने फार्मर्स के फेवर में था, लेकिन जो था मनी लेंडर्स बहुत चालाक थे, साहूकार। उन्होंने इस जो ये डॉक्यूमेंट था, बांध पत्र था जिसे हम कहेंगे, उन्होंने इसे अपने फेवर में कर लिया। अब कैसे इसको समझो। ऋणदाता देहात के परंपरागत मानकों अर्थात रिवाजों को भी तोड़ रहे थे। उदाहरण के लिए ब्याज की राशि मूलधन से कभी भी अधिक नहीं हो सकती थी, परंतु ऋणदाता इस मानक की धज्जियां उड़ा रहे थे। एक मामले में ऋणदाता ने 100 रुपये के मूलधन पर 2000 से अधिक ब्याज लगा रखा था। अब ये एग्जाम्पल आ गया। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है 100 रुपये किसी से उधार लेते हो, ठीक है, और आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है हर महीने। ठीक, अब वो इंटरेस्ट जो था इन्होंने कितना कर दिया, 2000, यानी कि आपने 100 रुपये उधार लिया और उसके ऊपर 2000 जो था वो इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो कितना ज़्यादा ये इनजस्टिस था, मतलब साहूकार कितना ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे थे फार्मर्स को, ये समझो। तो ये यहाँ पर जो 100 रुपये है वो प्रिंसिपल अमाउंट है और 2000 जो है वो इंटरेस्ट है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये कहा था कि कभी भी इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि जब 3 साल हो जाते थे ना, तो ये मनी लेंडर्स बहुत चालाक थे। ये एक नया बांध पत्र जो था, वो एक न्यू बॉन्ड पेपर्स जो थे वो स्टार्ट कर लेते थे। अब जैसे फार्मर के ऊपर 100 रुपये प्रिंसिपल अमाउंट है और 2000 इंटरेस्ट है, तो न्यू बॉन्ड में भर दिया जाता था 2100 रुपये जो है, 2100 जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, और फिर उसके ऊपर नए सिरे से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता था। तो इस तरीके से तो फार्मर बेचारा कभी ज़िंदगी में भर ही जो था वो इस ऋण को चुकाता ही रह जाता था, और जब एट लास्ट वो चुकाने की कंडीशन में नहीं होता था, तो मनी लेंडर्स क्या करते थे, उसकी सारी प्रॉपर्टी यानी उसकी जो ज़मीन जो थे वो हथिया लेते थे। और साथ में इतने मतलब ये चीटिंग करते थे मनी लेंडर्स कि ये बेचारे किसानों को कोई रिसिप्ट भी नहीं देते थे। ठीक है, और फार्मर्स जो थे उनको पढ़ना लिखना आता नहीं था, तो वो बेचारे जहाँ पर भी बॉन्ड पर अंगूठा लगवा लेते थे और वो बेवकूफ़ बन जाते थे। तो ये तो उन्हें बाद में समझ आता था, जब उनकी वो पूरी ज़मीन के ऊपर जो थे वो कब्ज़ा कर लेते थे। अब सोचो, 100 रुपये बेचारे ने कभी उधार लिया था और उसके पीछे उसकी पूरी ज़मीन पर ही जो था वो उसकी प्रॉपर्टी को ही जब्त कर लेते थे। तो अब इसे समझो, बिना चुकाई गई ब्याज की राशि को न्यू बॉन्ड्स में शामिल कर दिया जाता था, ताकि ऋणदाता कानून के शिकंजे से बचे रहें और उनकी राशि भी ना डूबे। ऋणदाता और किसान के बीच ये जो सिग्नेचर साइंड बॉन्ड होता था, इसकी वैलिडिटी सिर्फ 3 साल होती थी। इस कानून का उद्देश्य ब्याज को लंबे समय तक जमा होने से रोकना था। द पर्पस ऑफ दिस लॉ वाज टू प्रिवेंट इंटरेस्ट फ्रॉम accumulating for a long time, but the lender used to bend this law and do it in his favor. ठीक है, नए बांध पत्र में ना चुकाई गई राशि अर्थात मूलधन, उस पर सारा ब्याज मूलधन के रूप में दर्ज कर दिया जाता था। ठीक है, यानी 2100 जो थे वो न्यू बॉन्ड में भर दिए गए। ऋण चुकाते समय किसानों को कोई रसीद नहीं दी जाती थी, कोई रिसिप्ट नहीं दी जाती थी। और ऋणदाता मनी लेंडर कई बार इतने ख़राब होते थे कि वो बांध पत्रों में, न्यू बॉन्ड्स में अपनी मर्ज़ी के जो थे वो डाटा भर देते थे। जैसे बेचारे किसान ने 100 रुपये लिखा और उसके अंदर लिख दिया कि उसने 1000 उधार लिए। अब वो किसानों को पढ़ना तो आता नहीं था, तो जिसके कारण वो बेवकूफ़ बन जाते थे। इस प्रकार दस्तावेज और बांध पत्र अत्याचार और अन्याय का प्रतीक बन गए। Thus, the documents and bonds became a symbol of tyranny and injustice, or these bonds and documents were the reason for the suffering of the farmers. ठीक है, अब 1832 के बाद देखते हैं किसानों की स्थिति। अब अगला टॉपिक है कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ फार्मर्स आफ्टर 1832। बेटे, मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स ने महाराष्ट्र यानी दक्कन में
दक्खन बम्बई में जो था रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, है ना। और उसमें मैंने बताया था, उन्होंने कहा था कि हम हर 30 इयर्स के बाद इसकी जो लगान की दरें हैं वो रिवाइज़ करेंगे, यानी कि लैंड रेवेन्यू और बढ़ाएंगे सिचुएशन देखकर। तो अब हम ये देख रहे हैं इस टॉपिक में कि जब उन्होंने रैयतवाड़ी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था तो महाराष्ट्र के जो पीजेंट्स थे उनकी क्या कंडीशन हो गई थी, अब हम ये पढ़ रहे हैं। तो 1832 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतों में तेज़ी से गिरावट आई, यानी फसलों की जो कीमतें थी वो कम हो गई। और लगभग 1.5 दशक, यानी 1.5 दशक मतलब 15 ईयर्स तक ये सिचुएशन रही और किसानों की इनकम और भी गिर गई। ठीक है। और 1832-34 के दशक में देहाती इलाके अकाल की चपेट में आ गए। उस टाइम इंडिया में बहुत ड्राउट्स, फेमिन पड़ते थे क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज़ थी नहीं, बारिश टाइम पर होती नहीं थी, तो जिसके कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती थी। तो उस टाइम ना 32-34 2 साल बहुत भयंकर अकाल पड़ा था। और इस अकाल में कोई 1/3 जो थे एनिमल्स वहाँ मारे गए थे और आधी आबादी भी जो थी वो मौत का शिकार हो गई थी। और जो बचे थे उनके पास संकट की स्थिति का सामना करने के लिए खाद्यान्न भी नहीं थे, यानी खाने के लिए कुछ नहीं था। और लगान जो था वो बढ़ता ही जा रहा था, तो जिसके कारण किसानों को अब ऋण तो चुकाने थे, मतलब लगान तो चुकाना था, अब वो लगान कहाँ से लाएं, फसल तो है नहीं है। तो उनको फिर उधार लेने के लिए फिर से ऋणदाता के पास जाना पड़ा। तो इन द years 1832-34 the countryside was devastated by famine. 1/3 of the Deccan livestock died and half of the population also died. The survivors also did not have food grains to face the crisis. The arrears of revenue starting touching the sky. As a result, the farmers had to take loans, which become difficult for them to repay. ठीक है। अब फिर इसके बाद क्या हुआ, 1840 में जब ये हुआ कि हालात काफ़ी ख़राब हो गए थे, तब ब्रिटिश ऑफिसर्स ने ये महसूस किया था कि 1830 के दशक में उन्होंने जो राजस्व संबंधी बंदोबस्त किए हैं वो बहुत गलत किए हैं और उनका जो लगान है वो बहुत अधिक है, जिसके कारण जो था किसानों की इकोनॉमिकल कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी और इस कारण लोग, किसान जो थे वो खेती करना ही छोड़ते जा रहे थे। तो अब फिर गवर्नमेंट को लगा कि अरे ये तो खेती करना भी बंद कर रहे हैं, कृषि भूमि का मतलब कृषि करने में इंटरेस्ट नहीं रहा फार्मर्स का। तो फिर उन्होंने किसानों को इनकरेज करने के उद्देश्य से जो लैंड रेवेन्यू था उसको कम किया। ठीक है। इन द मिड 1840 signs of a special kind of economic revival began to appear. Many British officials then felt that the revenue settlements made in the 1830s were harsh. The revenue demanded was huge. The system was so harsh that the economic condition of the farmers became very pathetic. Therefore, for the purpose of expanding cultivation and to encourage the farmers, the revenue demands were reduced somewhat. ठीक है। अब फिर क्या हुआ कि 1845 के बाद कृषि उत्पादों की कीमतें धीरे धीरे बढ़ने लगी, मतलब एग्रीकल्चर में थोड़ा सुधार हुआ, उपजों की कीमतें जो थी वो बढ़ने लगी। अब किसानों को जब लगा कि हाँ कुछ प्रॉफिट है तो उन्हें कृषि का क्षेत्र को वो भी बढ़ाने में इंटरेस्ट लेने लगे और नए नए एरियाज़ में जो थे कल्टीवेशन जो थी उन्होंने करनी स्टार्ट की, भूमियों को जो था कृषि भूमि में बदल रहे थे। और मतलब अब किसानों को नेचुरली खेती का विस्तार कर रहे हैं तो उसको लिए उनको सामान खरीदना है, जैसे हल बैल चाहिए, बीज चाहिए, ज़मीन खरीदने के लिए पैसे चाहिए। तो इन सब को खरीदने के लिए उन्हें एक बार फिर से ऋणदाताओं के पास जाना पड़ा। ठीक है। After 1845, the prices of agriculture products gradually increased. Farmers started increasing their agriculture area. For this, they were moving to new areas, नए areas में जाने लगे and converting the available lands into agriculture land. और जो available lands थी उसको कृषि भूमियों में बदलने लगे. But the farmers needed more plugging to expand their farming. They also needed money to buy seeds and land.
For all these works, the farmers had to once again go to the money lenders. ठीक है, तो एक बार उन्हें फिर से मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ा। तो ये आपने आज के टॉपिक में जो था ये बताना है कि एक तो आपने लिमिटेशन लॉ के बारे में बता दिया कि वो क्या था, फिर आपने बताया 1832 के बाद पीजेंट्स की कंडीशन कैसे हो गई थी, पहले ख़राब हो गई थी, फिर ब्रिटिशर्स ने जो था लैंड रेवेन्यू को कम किया और कृषि की जो प्राइजेस थे, मतलब जो प्रोडक्ट जो फसलें हुई उनके प्राइजेस बढ़ने लग गए, तो किसानों को थोड़ा रिलीफ मिला और उन्होंने जो था अब कृषि करने में इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। न्यू कल्टीवेटिंग लैंड को जो था कल्टीवेशन लैंड में बदला गया और इन सब ज़मीनों को, बीजों को ख़रीदने के लिए उन्हें पैसे की ज़रूरत थी। दैट्स वाई दे हैव टू गो टू द मनी लैंडर्स वंस अगेन। ठीक है, तो ये आपने लर्न करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।